हेलो एवरीवन। जो हमारा सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर 11 है एफएमबीडीए, उसका जो एमसीक्यू बिट क्वेश्चन है उसका एक पूरा का पूरा डिटेल्ड एमसीक्यू बैंक सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था। इसके अंदर में अराउंड आई थिंक 170-180 क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, फटाफट वो सारे के सारे एमसीक्यू बिट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। वैसे मेरा ऑलरेडी एक एमसीक्यू का मैराथन बना के डाला हुआ है पेपर 11-12 का, तो उसके अंदर में जो पास्ट पेपर एमटीपी स्टडी मैट था वो सब इंक्लूड किया हुआ है। पर उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू बैंक निकाला जो फटाफट डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलो जल्दी से करते हैं इसके अंदर में बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है पहला बात? मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या? आज के दिन अगर पैसा मिल जाए उसका मेरे लिए वैल्यू ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पैसा जो मेरे को फ्यूचर में मिले। तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव टुडे इज वर्थ मोर देन अ यूनिट रिसीव्ड इन फ्यूचर। ऑब्वियस सा बात है, आंसर क्या रहेगा? 1। यानी आज के दिन 100 रुपया मिले वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यूबल है एज कंपेयर टू आज से 5 साल बाद मेरे को 100 रुपया मिले। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो अकरिंग एट डिफरेंट टाइम पीरियड बाय। अब देखो, अब अलग अलग टाइम पे अगर बाई चांस मेरे को कैश मिले, कैपिटल वेटिंग में पढ़ते थे, मान लो कुछ पैसा मिल रहा है टाइम पीरियड 0 में, कुछ 1 में, कुछ 2 में, कुछ 3 में, तो हम लोग हमेशा क्या बोलते थे कि सेम डे में लेकर आओ और उसके बाद कंपेयर करो। सो एक ऑप्शन है हर एक का आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, मतलब डिस्काउंट करो। अगला ऑप्शन है हर एक का फ्यूचर में वैल्यू निकालो, मतलब कंपाउंड करो। तो आंसर क्या है? कंपाउंडिंग ऑल कैश फ्लो टू अ कॉमन पॉइंट, करेक्ट। डिस्काउंटिंग ऑल कैश फ्लो टू अ कॉमन पॉइंट, ये भी करेक्ट। यानी तीसरा ऑप्शन है आइदर 1 और 2। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 3। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज 4, यानी साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलता है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। बड़ा सिंपल है, मान लो हम 100 रुपया एक जगह लगाए और मेरे को साल भर में मिलता है 10% पर एनम, पर ये मेरे को मिलता है 4 बार में। तो 10% मिलता है 4 बार में, तो 10 डिवाइड बाय 4, हर एक बार में 2.5% मिलता है। तो सोचो हम शुरू में 100 रुपया लगाए, अब साल में 4 बार 2.5% मिलेगा, तो क्या करेंगे? 100 प्लस 2.5%, 102.5। फिर अगली बार इस पे 2.5% और ऐड कर, 1050.625 प्लस 2.5% और ऐड कर, प्लस 2.5% और ऐड कर, ये मिलाकर कितना आएगा? 110.38। 110.38 यानी 100 रुपए का चीज 110.38 मिल गया, यानी कितना बढ़ गया? 10.38%। आंसर क्या आएगा? 10.38% पर एनम। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज मोर देन 1। यानी साल में अगर एक बार से ज्यादा मिले तो इफेक्टिवली हम, जैसे पिछला क्वेश्चन, नॉमिनल रेट है 10%, पर साल में 4 बार में मिला तो मेरे को 10% से ज्यादा कमाई ना। यानी अगर बाई चांस मेरे को साल में एक बार से ज्यादा मिले तो मेरा इफेक्टिव रेट हमेशा, क्वेश्चन 4, मेरा इफेक्टिव रेट हमेशा मोर देन नॉमिनल रेट रहेगा। तो मेरा इफेक्टिव रेट इज मोर देन नॉमिनल रेट कहां है? क्वेश्चन ये रहा ऑप्शन। आंसर रहेगा क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, ऑप्शन 2। मेरा अगला क्वेश्चन 5, इफ एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.25% पर एनम एंड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग? यानी देते हैं साल का 10%, पर साल में एक बार से ज्यादा, तो बताओ कितनी बार कंपाउंडिंग किया? कितनी बार कंपाउंडिंग किया? एक काम करते हैं, एक बार का 2 मान लेते हैं, साल में 2 बार कंपाउंडिंग किया। ठीक, देखो यहां पे ऑप्शन के 1 3 2 4 ऑप्शन के साथ खेलो। साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता तो 10% का 10% ही रह जाता। अब एक काम करते हैं, अगला ऑप्शन लेकर चलते हैं 2, तो 10% 2 बार मिला, यानी 5-5% करके, तो 100 शुरू में था, प्लस 5% कर 105, प्लस 5% कर 110.25। तो देखो 110.25 यानी 100 की जगह 110.25 हुआ, 10.25% कमा लिए। आंसर क्या बनेगा? 2। साल में 2 बार कंपाउंडिंग था। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ है? A student takes a loan of rupees 50,000 from SBI. The rate of interest being charged by SBI is 10% per annum. What would be the amount of equal annual installment if he wishes to pay back in 5 installment, and first installment he will pay at the end of year 5? एक सेकेंड, आज के दिन ये लोन लेता है 50,000, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। व्हाट वुड बी द एनुअल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर ये पे करता है 5 बार में
और पहला इंस्टॉलमेंट ये पे करेगा 5 साल बाद। तो एक काम करते हैं, 5 साल बाद इसका वैल्यू कैसे आएगा? याद करो, फॉर्मूला एक सिंपल सा होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। सो मेरा प्रेजेंट में वैल्यू है 50,000, इंटू करेंगे 1 प्लस आर, आर कितना है 10% मतलब 0.1, 5 साल बाद तो ये करेंगे 1.1 टू द पावर 5 कैसे आएगा? 1.1 इंटू इंटू इक्वल टू 2 हो गया, एक और इक्वल टू 3 4 5 इंटू 50,000 कर, यानी कितना आएगा? 80525, यानी कितना आएगा? 80525। अब ये 80525 आया मेरा 5 साल बाद का वैल्यू। उसके बाद हम हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे फॉर 5 इयर्स। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे फॉर 5 इयर्स। अब भाई कुछ के लिए ना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाया जाता है। 80,525 को हम 5 बार में पे करेंगे, तो अगर 80525 डिवाइड बाय 5 भी कर दे तो 16,105 तो कम से कम देना पड़ेगा, और अगर 5 साल में करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाकर देना पड़ेगा। आप सोचो ऑप्शन क्या है? 11,000 15,000, विच इज इम्पॉसिबल। 16,000 से ज्यादा देना है तो ऑब्वियस सवाल आंसर क्या आएगा? 19310। सो ये स्मार्ट तरीका है इस तरीके से कैलकुलेशन करने का बिना कुछ फॉर्मूला लगाए। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच अमाउंट शुड इन्वेस्टर इन्वेस्ट नाउ इन ऑर्डर टू रिसीव 5 एन्युटी स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ दिस ईयर ऑफ ₹10,000 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक इज 10% पर एनम। इसका मतलब मेरे को निकालना है आज के दिन कितना रुपया हम इन्वेस्ट करें ताकि 10,000 रुपया मेरे को 5 साल तक मिलेगा और 10% पर एनम कमाए। तो यानी 10,000 मेरे को मिलेगा टाइम पीरियड 1 2 3 4 5, वो सब का मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो याद करो कैपिटल बेटिंग में भी पढ़े थे, ये एन्युटी है, 10% है, एन्युटी लगाना है। तो क्या आएगा? 1.1 डिवाइड इक्वल टू, एक सेकेंड, करेक्ट, मेरा 1.1 डिवाइड इक्वल टू 0.909, जिसके कैलकुलेटर में जीटी है वो 5 बार प्रेस करना, 2 3 4 5 और लास्ट में प्रेस करना जीटी। जिसके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है 1.1 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस में डालना, एक और इक्वल टू एम प्लस, एक और इक्वल टू एम प्लस, एक और इक्वल टू एम प्लस, एक और इक्वल टू एम प्लस एमआरसी। ये आएगा 3.79। तो भैया 3.79 इंटू 10,000 कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 37910। सो आंसर क्या मिलेगा? 7 का पार्ट ऑप्शन 3। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 8, अ बैंक ऑफर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली इफ यू डिपॉजिट ₹2,000 नाउ हाउ मच विल इट ग्रो एट द एंड ऑफ 5 ईयर? 5 साल बाद कितना मिलेगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। प्रेजेंट में कितना रुपया लगा रहे हैं? 2,000, 1 प्लस आर, रेट कितना है? 12% पर क्वार्टरली मिलेगा, यानी साल में 4 बार, तो 12% 4 बार मिलेगा, मतलब 3% करके मिलेगा, तो 0.03। अब 5 साल बाद देखना है, पर 5 साल में ऐसा कितनी बार मिलेगा? साल में 4 बार करके, यानी 5 साल में 20 बार। तो क्या करेंगे? 1.03 टू द पावर 20 कैसे आएगा? 1.03 इंटू इक्वल टू किए 2 हो गया, एक और इक्वल टू 3, ऐसे 20 बार करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंटू कर देंगे 2,000। ये कैलकुलेट करके देखना, मेरा वैल्यू आने वाला है 3612। आंसर कितना आ रहा है? 3612। चलो मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 9। चलो, कंपनी वांट्स टू रीपे अ लोन ऑफ ₹5 लाख 10 इयर्स फ्रॉम टुडे। आज से 10 साल बाद 5 लाख रुपया रीपेमेंट करेगा। व्हाट अमाउंट शुड इट इन्वेस्ट ईच ईयर फॉर 10 इयर्स इफ द फंड कैन अर्न एट 8% पर एनम? द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। चलो ठीक है, रुक जाओ। 10 साल बाद, एक सेकंड, वांट्स टू रीपे अ लोन ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम टुडे। अब 10 साल बाद ये 5 लाख रुपया रीपेमेंट करेगा, तो पहला बात 10 साल बाद इसको कितना रुपया पे करना है पहले मेरे को निकालना पड़ेगा। तो 10 साल बाद 5 लाख रुपया पे करेगा, कितना रुपया निकालना पड़ेगा? तो 10%, सॉरी 8% करके 10 साल ऐड करें तो 5 लाख प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। 5 6 7 8 9 10 इंटू 5 लाख करेंगे, यानी मेरे को 10 साल बाद 1079,462 रीपेमेंट करना है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि हर एक साल में कितना रुपया इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में ये वैल्यू बन जाए। अब एक सिंपल सा बात है, देखो वापस से कॉमन सेंस लगाना है यहां पर। अब मेरे को 10 इयर्स तक ये हर साल कुछ देना है, यानी हर साल देना है 1,07,000 समथिंग। और नॉर्मल बात भी करें तब नहीं, यहां पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा
फॉर्मूला AI 1 + r to the power n - 1। अब ये जितना जितना ऑप्शन दिया हुआ है ये सारा वैल्यू यहां पर पुट करके देखेंगे किस ऑप्शन में मैच करेगा। तू और एक और कैलकुलेट करके देखेगा, रुको मैं कैलकुलेट करके देखता हूं। आंसर आएगा 31950। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कंपेयर्ड विद। याद करना हमारे चैप्टर था रिस्क एंड रिटर्न, जहां पे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन से रिस्क निकालते थे पर बाद में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते थे, वो मेरा मेजरमेंट ऑफ रिस्क था। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 10 का पार्ट 3। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 11। अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ टू सिक्योरिटीज एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टू सिक्योरिटीज इज 12 एंड 16%। ठीक है, तो दो सिक्योरिटी इसमें रिटर्न आता है 12%, 16%। मेरे को कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अगर पहला सिक्योरिटी 40% है, यानी पहला वाला में 40% पैसा लगाए तो दूसरे वाले में 60% दिखाएंगे। मेरे को ओवरऑल रिटर्न निकालना है, कैसे आएगा? एवरेज निकाल के 40 इंटू 12% 4.8 प्लस 60 इंटू 16% 9.6, 4.8 प्लस 9.6 मिलाकर आता है 14.5%। आंसर बनेगा 11 का बी। चलो अगला क्वेश्चन 12। If rate of interest is 12%, what are the doubling period as per rule 72 and rule of 69 respectively? अब देखो रूल ऑफ 72 बड़ा सिंपल होता है। रूल ऑफ 72 क्या होता है? कितने साल में पैसा डबल होगा, इसका एक सिंपल रूल है 72। ये नंबर फिक्स है, 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कर दो, इतने साल में पैसा डबल हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या है? 12%, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? 6। तो भैया देखो जिस ऑप्शन में 6 है वो ऑप्शन राइट है, बस खत्म हो गया। चलो डन। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 13। टू क्रिएट अ मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो इन विच प्रोपोर्शन शुड द टू सिक्योरिटीज बी मिक्स्ड इफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। S1 से रिटर्न है 10%, S2 से है 12 एंड P12 दिया हुआ है 0.6। P12 दिया हुआ है 0.6, वेरी वियर्ड। चलो एनीवेज, मेरे को निकालना है किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए। देखो अब यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन में पहले वाले से 10% रिटर्न आएगा, अगले से वाले से 12 और यहां दिया हुआ है 0.6। एक काम करते हैं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को एक एक पुट करके देखते हैं, देखिए क्या होगा। आई थिंक यहां पे कुछ लोचा है, ये 0.6 हो नहीं सकता। एक मिनट मेरे को चेक करने दो। ये एक्चुअली होना चाहिए ओवरऑल रिटर्न 10.56%, तब ये क्वेश्चन का सेंस निकलता है। अब एक काम करते हैं, एक ऑप्शन देख के करते हैं। अब एक काम करें, पहला वाले में देखिए अगर ये 0.72 प्रोपोर्शन है 0.28, तो मल्टीप्लाई करके देख कितना आएगा 7.2 और ये आएगा 3.6, मिलाकर आया 10.56, तो आंसर बन जाएगा ए। ठीक। अब मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 14। अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ टू रिस्की सिक्योरिटीज कैन बी मेड रिस्कलेस। और मेरा 2 रिस्की सिक्योरिटीज है, इसको अगर मेरे को रिस्कलेस बनाना है, मतलब बिना कोई रिस्क लिए बनाना है, तो पता है कब बनेगा? जब दोनों परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड हो। इसका मतलब और बाई चांस एक बढ़ता है +2%, तो दूसरा वाला एग्जैक्ट -2% हो जाए, तो ओवरऑल मेरा रिस्क खत्म हो गया। तो आंसर क्या रहेगा? परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। क्वेश्चन 14। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15? Efficient portfolios are those portfolio which offer for a given level of risk। ऑब्वियस सा बात है, रिस्क सेम है तो मेरे लिए एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या रहेगा? जिसमें रिटर्न कम आए या मैक्सिमम आए? ऑब्वियसली मैक्सिमम आए। तो इजी क्वेश्चन था। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 16। CAPM अकाउंट्स फॉर, याद करना CAPM दिया हुआ था विलियम शार्प का, इसके अंदर में कौन से रिस्क को मेजर करता था? बीटा सिस्टमैटिक रिस्क। तो आंसर रहेगा सिस्टमैटिक रिस्क। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 17। असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी क्यों बना है? तुम लोग सुना होगा हम लोग को SIP करना पड़ता है म्यूचुअल फंड में, तो असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या है? म्यूचुअल फंड को मैनेज करना, टू मैनेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। 17 का आंसर बनेगा 2। प्राइम ड्यूटी ऑफ मर्चेंट बैंकर, ये सारा का सारा हमारे थ्योरी चैप्टर में कवर किया हुआ था।
जिसपे बेसिस पे सारा एमसीक्यूज बना हुआ है। प्राइम ड्यूटी ऑफ अ मर्चेंट बैंकर, हमारा जो मर्चेंट बैंकर है उसका प्राइम ड्यूटी क्या होता है? उसका मेन काम होता है कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, जहां पे कंपनीज लिस्ट होता है, उसका ट्रेडिंग होता है, उसको डील करना। तो मर्चेंट बैंकर का काम ऑब्वियसली रिकॉर्ड मेंटेन, लोन देना नहीं है, कैपिटल मार्केट है। मेरा क्वेश्चन 19, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। अब देखो जैसी वर्ड मनी मार्केट आया ना, इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म रहता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म रहता है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। चलो अगला गारंटीड रिटर्न। गारंटीड रिटर्न कभी नहीं मिलता म्यूचुअल फंड में। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब बेच दिए बिना मेरे पास हुए, मेरे पास स्टॉक है नहीं बट स्टिल हम बेच दिया, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? सेलिंग शेयर विदाउट ओनिंग देम। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not regulated by SEBI? Not regulated by SEBI. SEBI इनमें से कौन सा चीज को रेगुलेट नहीं करता? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करता है, FII, DII। अगला म्यूचुअल फंड को करता है, डिपॉजिटरी को करता है, पर FDI कितना होने वाला है, इसको हमारा SEBI रेगुलेट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया? इंडिया में इनमें से कौन सा, सॉरी, इनमें कौन सा चीज म्यूचुअल फंड के लिए ट्रू है इंडिया के अंदर में? मेरा पहला लिखा हुआ है एग्जिट लोड इज नॉट अलाउड, एग्जिट लोड इज अलाउड, एंट्री लोड इज नॉट अलाउड, एग्जिट लोड अलाउड इन सम केसेस। एग्जिट लोड, एंट्री लोड का मतलब क्या? जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड वाला कुछ पैसा चार्ज करता है, वो एंट्री लोड है। जब बेचते हैं तो भी वो कुछ कोई केस में चार्ज करता है, वो एग्जिट लोड है। तो इंडिया के अंदर में एग्जिट लोड कोई म्यूचुअल फंड के अंदर में अलाउड किया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया? इंडिया के अंदर में इनमें से कौन सा चीज अवेलेबल नहीं है? पहला इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन, तुम लोग सुना होगा शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन होता है, कमोडिटी फ्यूचर होता है पर कमोडिटी ऑप्शन नहीं होता। तो ये सब जो चीज है ना, ये सब तुम लोग को ध्यान रखना है। मेरा अगला क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी का इनमें से कौन कौन सा बेनिफिट है? पहला रिडक्शन इन शेयर ट्रांसफर टाइम, ऑब्वियस सा बात है। डिपॉजिटरी कौन है? CDSL, NSDL। जब शेयर बाय सेल करते हैं तो बीच में डिपॉजिटरी आता है, वो जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन कराता है। वेरी गुड। रिस्क ऑफ स्टोलन को कम करता है, कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता है, करेक्ट, कोई डीमैट फॉर्म में होता है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी, डिबेंचर का क्रेडिट रेटिंग क्या चीज में होता है? गारंटी ऑफ रीपेमेंट। भैया गारंटी कोई नहीं देता, क्रेडिट रेटिंग में बस खाली एक ओपिनियन दिया जाता है। हाँ करेक्ट, मियरली ओपिनियन, एक मात्र ओपिनियन है कि भैया ये कंपनी अच्छा है या खराब है। क्वेश्चन 26, द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज, जो पहला ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज बना था वो कौन सा था? OTCEI, नॉट NSE, BSE, MCX, OTCEI। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव इज नॉट ट्रेडेड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट? इनमें कौन सा इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता? इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन होता है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट नहीं होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितना डिपॉजिटरी है? 2, एक CDSL, एक NSDL। चलो डन। मेरा अगला है सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या? एक बार रिलायंस का शेयर लिस्ट हो गया, अब इसको डेली बाय सेल करना है, इस चीज को कौन रेगुलेट करता है? ऑब्वियस सा बात है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मेरा क्वेश्चन नंबर 30, डैश फंड्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड डेट ऑफ रिडेम्पशन, यानी कौन से फंड में फिक्स डेट नहीं है? जो क्लोज एंड फंड है उसमें फिक्स डेट रहेगा, जो ओपन एंडेड फंड है उसमें फिक्स्ड डेट नहीं रहता। इंडिया में निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, पेड अप कैपिटल, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। यानी निफ्टी और सेंसेक्स में क्या रेट चल रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, जो शेयर फ्रीली ट्रेडेबल है इन द मार्केट। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 32, द टाइप ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म लोन। आप सोचो अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो हम लोग क्या चीज गिरवी रखेंगे? जो मेरा शॉर्ट टर्म असेट है या करंट असेट? अब रियल एस्टेट, मशीन, इक्विटी, शेयर कैपिटल तो हो नहीं सकता, शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? स्टॉक ऑफ गुड्स। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लायबिलिटी ऑफ अ बैंक?
इनमें कौन सा बैंक का लायबिलिटी है? देखो, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब बैंक इश्यू नहीं करता। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इश्यू करता है, कमर्शियल पेपर बड़े बड़े कंपनी इश्यू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय बैंक, तो इसका बैंक का लायबिलिटी है। मेरा अगला क्वेश्चन 34, कमर्शियल पेपर क्या है? एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन, मनी मार्केट में पढ़े थे, जो सिक्योर्ड नहीं अनसिक्योर्ड नेचर का है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म? इनमें कौन सा शॉर्ट टर्म नहीं है? इनमें कौन सा शॉर्ट टर्म नहीं है, जरा देखें। क्रेडिटर शॉर्ट टर्म है, अक्रूड एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड नहीं होता, तो दिस इज द आंसर, शॉर्ट टर्म डेट ये नहीं है। क्वेश्चन 36, इंडिया में कमर्शियल पेपर आर इशूड एज पर लाइंस बाय, अब देखो कैपिटल मार्केट का जहां बात आता है वहां पे सेबी का रेगुलेशन चलता है, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आता है उसका बात आता है तो आरबीआई का चलता है, तो यहां पे आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरा क्वेश्चन नंबर 37, कमर्शियल पेपर आर जनरली इशूड एट प्राइसेस, ये हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, जब कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं तो कभी पार या प्रीमियम में नहीं, हमेशा डिस्काउंट में इशू किया जाता है, तो लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू। मेरा अगला क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कमर्शियल पेपर? इनमें कौन सा चीज कमर्शियल पेपर में अप्लाई नहीं करता? फेस वैल्यू अप्लाई होता है, इश्यू प्राइस अप्लाई होता है, कूपन रेट देना पड़ता है, तो आंसर दोनों दिया भाई, सब अप्लाई होता है। अकाउंटिंग रेशियोज आर इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग रेशियोज इंपॉर्टेंट है किसके लिए? मैनेजर के लिए, ऑब्वियसली जो इक्विटी रिसर्च करता है उसके लिए भी, इन्वेस्टर उसके लिए भी, तो आंसर है ऑल। क्वेश्चन 14, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब देखो, जो मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो, ये क्या चीज को सिग्निफाई करता है? याद करना, रेशियो एनालिसिस में पढ़े थे, बहुत तरह का रेशियो होता है। मेरा पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगला एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, अगला सॉल्वेंसी रेशियो, अगला इन्वेस्टर एनालिसिस रेशियो, ये सब कुछ। नेट प्रॉफिट रेशियो किसका रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी का आंसर रहेगा ए। 41, मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मेजर करता है रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विथ, देखो नाम खुद बता रहा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला क्या? टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो, तो सेल बाय वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का किसके साथ रिश्ता बताता है? सेल के साथ, आंसर बनेगा 41 का 2। मेरा अगला है डिविडेंड पे आउट रेशियो। मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या? कितना डिविडेंड देते हैं आउट ऑफ अर्निंग्स, तो इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस बाय ईपीएस, या अगर टोटल में करना है तो इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय आफेश। अब देखो ऑप्शन क्या है? डीपीएस बाय ईपीएस, आंसर बनेगा डीपीएस बाय ईपीएस। मेरा अगला ड्यूपॉन्ट एनालिसिस क्या चीज से डील करता है? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। जो मेरा ड्यूपॉन्ट है ये हमेशा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करता है। मेरा अगला एनपी रेशियो, डिनोमिनेटर क्या होता है? एनपी रेशियो का फॉर्मूला क्या? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, तो एनपी रेशियो में डिनोमिनेटर क्या बनता है? सेल, आंसर क्या रहेगा? नेट सेल, नॉट क्रेडिट सेल, टोटल नेट सेल। मेरा अगला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर करता है रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, देखो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में कुछ ना बोले, मानते हैं एफजी स्टॉक। एफजी स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक, तो स्टॉक का इन्वेंट्री का किसके साथ रिश्ता बताया? सीओजीएस, आंसर रहेगा सीओजीएस। मेरा टर्म ईवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वेरी इजी। मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी इंप्रूव बाय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे इंप्रूव होगा? टर्नओवर बढ़ा के, परफेक्ट। खर्चा कम करके प्रॉफिट बढ़ेगा, सही बात है। कैपिटल को ढंग से यूज करेगा, सही बात है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। एक मिनट, आई थिंक वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है शायद। चलो हाँ, अब मेरा अगला करंट रेशियो, करंट एसेट आर कंपेयर्ड विद, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट को किसके साथ कंपेयर करते हैं? करंट लायबिलिटी। कितना सिंपल एमसीक्यूज है। मेरा अगला एबीसी लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 1.5:1, नेट करंट एसेट मतलब सीए माइनस सीएल दिया हुआ है, इतना बड़ा करंट एसेट, तो भाई करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या? सीए बाय सीएल इज 1.5, यानी सीए आएगा 1.5 सीएल। मेरा नेट करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दिया हुआ है 5 लाख। अब जैसे सीए में 1.5 सीएल पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1.5 सीएल माइनस सीएल है 5 लाख, तो मेरा करंट लायबिलिटी का वैल्यू आएगा 10 लाख। अब जैसी करंट लायबिलिटी आए 10 लाख वैल्यू पुट कर, करंट एसेट क्या आएगा? 1.5 इंटू 10 लाख मतलब 15 लाख, आंसर बनेगा 3। मेरा अगला क्वेश्चन, देयर इज डिटीरियोरेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्साइज लिमिटेड, व्हाट डज इट रेफर टू? डिटीरियोरेशन इन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी मेरा वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो आया उस वो ढंग से नहीं हो रहा है, डिटीरियोरेट, खराब हो रहा है।
क्वेश्चन उठता है इसका कारण क्या है? द कैपिटल एम्प्लॉयज हैज रिड्यूस्ड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल, जबकि यहां बात हो रहा है शॉर्ट टर्म का, कोई झमेला नहीं। द प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो मेरा कोई चीज खराब नहीं, अच्छा ही होता है। डेटर कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज्ड, ये लोचा है। डेटर से पैसा बहुत दिनों बाद आ रहा है, यानी मेरा पैसा डेटर में बहुत दिनों तक अटका हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा? डेटर कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करेंट रेशियो। इनमें से कौन सा चीज करेंट रेशियो को बढ़ाने में हेल्प नहीं करता? करेंट रेशियो कब बढ़ेगा? जब करेंट एसेट बढ़े या करेंट लायबिलिटी गिरे। तो इनमें कौन सा करेंट रेशियो को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता? जरा देखें। इश्यू ऑफ डिबेंचर टू बाय स्टॉक। स्टॉक आया, डिबेंचर इशू किया, स्टॉक आया मतलब करंट एसेट बढ़ा, करंट रेशियो बढ़ेगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर टू पे क्रेडिटर। डिबेंचर को इशू किया क्रेडिटर को पे करने के लिए, क्रेडिटर कम हुआ मतलब करंट लायबिलिटी गिरेगा, तो इससे भी वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचे क्रेडिटर को पे करने के लिए, क्रेडिटर जैसे पे करेंगे करंट लायबिलिटी कम होगा तो वापस से करंट रेशियो बढ़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लिए टू बाय मशीन, तो मशीन आया पर बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी बढ़ गया, तो भैया जैसी करंट लायबिलिटी बढ़ा तो मेरा करंट रेशियो खराब हो जाएगा ना। आंसर क्या रहेगा? ये वाला। मेरा अगला, डेट टू टोटल असेट रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय। देखो नाम है डेट टू टोटल असेट रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय। कैसे? डेट टू टोटल असेट रेशियो कैसे इंप्रूव होगा? क्वेश्चन नंबर 52, एक कंपनी कभी नहीं चाहेगा डिवेंचर ज्यादा से ज्यादा रहे, तो भाई ये रेशियो तब अच्छा रहेगा जब डिवेंचर का वैल्यू कम रहे। तो बोरो ज्यादा कर लिए तो खराब हो जाएगा, डिवेंचर ज्यादा इशू किया तो और डिवेंचर बढ़ जाएगा। इक्विटी शेयर से फर्क पड़ नहीं रहा है, डिवेंचर को रिडीम या रीपे किए तो मेरा रेशियो बढ़िया हो जाएगा। आंसर है रिडेम्पशन ऑफ डेट। चलो अगला 53, रेशियो ऑफ नेट इनकम टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट इनकम मतलब ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो अगर हम लोग अज्यूम करें प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब ये क्या बन जाएगा? एपीएस। तो आंसर क्या आएगा? एपीएस। चलो डन। मेरा अगला, ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म। ट्रेंड एनालिसिस एक कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करता है विथ अदर फर्म नहीं, ट्रेंड में खुद देखता है कि भाई ये कंपनी पहले साल से दूसरे साल में कितना बेटर हुआ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ करंट रेशियो ऑफ लेस देन 1, करंट रेशियो लेस देन 1 है यानी सीए बाय सीएल इज लेस देन 1। करंट लायबिलिटी को इधर भेज यानी करंट एसेट इज लेस देन 1, करंट एसेट इज लेस देन सीए, तो व्हेन सीए इज लेस देन सीएल तो आंसर बनेगा ये वाला। मेरा क्वेश्चन 56, अ फर्म हैज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, सेल दिया हुआ है 5 लाख, जीपी दिया है 2 लाख, एक्सपेंस है 1 लाख का, व्हाट इज द एनपी रेशियो। मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है 2 लाख, उसमें एक्सपेंस 1 लाख हटा तो नेट प्रॉफिट बचा 1 लाख, डिवाइडेड बाय सेल 5 लाख, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कितना आएगा? 20%। अगला 57, एक्सप्रेस लिमिटेड हैज अर्नड 8% रिटर्न ऑन टोटल असेट ऑफ रुपीज 50 लाख। 50 लाख का टोटल असेट है, उस पर 8% रिटर्न कमाया, तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा 50 लाख का 8%, कैलकुलेट करना कितना आता है? 4 लाख। अब अगला मेरा एनपी रेशियो दिया है 5%। एनपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एनपी बाई सेल इंटू 100, दिया हुआ है 5, और नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है 4 लाख, तो सेल कितना आएगा? 4 लाख की वैल्यू यहां पे पुट कर, सेल इधर गया 5 नीचे आया, तो 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 80 लाख। आंसर क्या मिलेगा? 80 लाख। मेरा अगला है, सप्लायर एंड क्रेडिटर ऑफ अ फर्म आर इंटरेस्टेड इन। अब जो सप्लायर और क्रेडिटर है वो प्रॉफिट कितना कमाता है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है लिक्विड है या नहीं, यानी उसके पास पैसा अवेलेबल है ना ताकि आराम से उसको पे कर पाए, तो लिक्विडिटी रेशियोज में उसको फर्क पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। डेट सर्विस कवरेज। अब डेट सर्विस के लिए बहुत सारा रेशियो था, जिसमें एक था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक था डेट सर्विस कवरेज रेशियो, तो जो भी आंसर आया वो बन जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मेरा जीपी रेशियो फॉर अ फर्म रिमेन सेम, जीपी रेशियो सेम है बट एनपी रेशियो डिक्रीज हो रहा है। जीपी सेम चल रहा है पर नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, यहां पे जो था वो कम हो गया, कारण क्या? बीच में जो खर्चा है वो पक्का बढ़ गया होगा, तो सीओजीएस से फर्क नहीं पड़ेगा, जीपी सेम है, फर्क किससे पड़ेगा? इंक्रीज इन एक्सपेंस से। अब मेरा अगला क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाई रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल। नहीं भैया, हाई टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो, कोई भी टर्नओवर रेशियो आए जितना ज्यादा उतना अच्छा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्रेडिटर। ये गलत है।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स अपॉन टैक्स रेट, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता था EBIT बाय इंटरेस्ट, या तो टैक्स के पहले ये दोनों। मेरा अगला, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल, कोई जरूरी नहीं है। एनपी रेशियो बढ़ा, इसका कोई मतलब नहीं है, सेल बढ़ेगा, हो सकता है खर्चा कम लगा हो। लो डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क, करेक्ट। डिवेंचर कम है यानी फाइनेंशियल रिस्क कम रहेगा, आंसर बनेगा 61 का 4। डेट टू टोटल असेट दिया हुआ है 2, डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट दिया हुआ है 2, तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या आने वाला है? डेट टू इक्विटी रेशियो क्या आने वाला है? टोटल असेट, एक सेकेंड, मेरा टोटल असेट का वैल्यू है 1। ये तो थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेट मी चेक। डेट टू इक्विटी, ये इक्विटी है, ये डेट है। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। और मान लेते हैं टोटल असेट का वैल्यू 1 है, तो टोटल लायबिलिटी भी 1 रहेगा, तो डिबेंचर का वैल्यू 2 आ गया, तो ये -1 हो रहा है। ऑब्वियस आता, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आई थिंक यहां पे कुछ और होना चाहिए था। एक बार स्टिल मेरे को एक बार असेस करने दो क्या होना चाहिए था। नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये ऑब्वियस आता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मेरा अगला क्वेश्चन 63 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एनालाइजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर? रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। अब रिटर्न ऑन इक्विटी में कौन हेल्प करता है? मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी में कौन हेल्प करता है? रिटर्न ऑन असेट ऑब्वियसली नहीं, अर्निंग्स पर शेयर, क्योंकि इक्विटी वालों को क्या मिलता है? अर्निंग्स पर शेयर। रिटर्न ऑन असेट एंड ROI बिलोंग्स टू, जितना भी रिटर्न या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। मेरा अगला आएगा क्वेश्चन 65। XYZ लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो 1.5 है, जबकि इंडस्ट्री में 1.3 है, यानी इसके अंदर में डेट का वैल्यू ज्यादा है। और कंपनी में अगर डेट का वैल्यू ज्यादा है मतलब इसमें रिस्क ज्यादा है, तो हायर फाइनेंशियल रिस्क। रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू स्टडी लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी एसेट ऑफ अ फर्म। व्हाट डज डेट इक्विटी रेशियो हेल्प टू स्टडी? जो मेरा डेट इक्विटी रेशियो है, ये क्या चीज को मेजर करता है? एक कंपनी कितना सॉल्वेंट है, सॉल्वेंसी रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर में व्हाट इज टेकन इन द न्यूमरेटर? इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में कुछ ना बोले, एफजी स्टॉक, फॉर्मूला होता है COGS बाय एवरेज स्टॉक। न्यूमरेटर में क्या आया? COGS। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसका इंड एस कौन सा? ये अकाउंट्स का क्वेश्चन फालतू यहां पे डाल दिया है, इंड एस 7 होता है। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 69। मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल से पैसा लेकर जो लेके आए उससे जो बिजनेस करेंगे उसमें कम से कम कितना कमाना, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड हैज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्सप्लिसिट का मतलब जहां पैसा देना है, इक्विटी को देना पड़ेगा, प्रेफरेंस को देना पड़ेगा, डिवेंचर को देना पड़ेगा, पर रिटेन अर्निंग्स को देना नहीं होता, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। मेरा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सबसे ज्यादा रिस्क जो लिया उसी को मैक्सिमम पैसा मिलेगा, सबसे ज्यादा रिस्क कौन लिया? इक्विटी, तो आंसर है इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो कॉस्ट है उसे कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न या फिर RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बॉन्ड एंड डिवेंचर, अब देखो KD जब कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इनटू 1 - T। कोई चीज को डिवाइड बाय 1 - T करे तो प्री टैक्स हो जाता है, इनटू 1 - T करे तो पोस्ट टैक्स हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा? पोस्ट टैक्स या फिर आफ्टर टैक्स। मेरा वैक का जनरली डिनोशन कैसे डिनोट करते हैं? KO से। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, वेयर इज KO? ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टैक्स एडजस्टमेंट? टैक्स इनटू 1 - T किस में करते थे? कॉस्ट ऑफ डेट में। आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड? जिसको सबसे ज्यादा पैसा देना है वही सबसे एक्सपेंसिव है, और सबसे ज्यादा पैसा कौन मांगेगा? जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ, मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो एडिशनल फंड लाने का कॉस्ट, तो आंसर क्या आएगा? एडिशनल फंड। इन केस द फर्म इज ऑल इक्विटी, पूरा इक्विटी है, ऑल इक्विटी मतलब ये अनलेवरेज्ड है, अनलेवरेज्ड है, तब उस केस में वैट वुड बी इक्वल टू KE। यानी अगर खाली इक्विटी है तो जितना इक्विटी का कॉस्ट है वही ओवरऑल कॉस्ट है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट में भी बेस्ड ऑन, ये तो हम लोग को पता है। और बाई चांस हम लोग वैक कैलकुलेट करते हैं, इधर यूज करते हैं बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों है, आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज ऑफ ऑल सोर्सेज,
इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस, डिबेंचर, सब कोई। एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेट। अब जैसे हम लोग डिबेंचर के प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे, इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ता है, और इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ता है तो कहीं बढ़ेगा। टैक्स फैक्स कुछ नहीं, इक्विटी शेयरहोल्डर वुड डिमांड हायर रिटर्न। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब याद करो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या मिलने वाला है? जो भी उसको जीवन भर प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, रात में रिडीम करना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो खाली रेट ऑफ डिविडेंड नहीं, डिस्काउंट एट एडिक्वेट पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एंड शॉक रिलेटिंग टू कैपिटल। चलो मेरा अगला 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें कौन सा ट्रू है? रिटेन अर्निंग्स आर कॉस्ट फ्री। बिल्कुल नहीं भाई, यहां पे क्लियरली लगता है एक्सटर्नल इक्विटी इज चीपर देन इंटरनल इक्विटी। नो, एक्सटर्नल इक्विटी इज मोर एक्सपेंसिव। कारण क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है। रिटेन अर्निंग्स आर चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी, करेक्ट है। कैपिटल बजटिंग इज पार्ट ऑफ। कैपिटल बजटिंग में क्या डिसाइड करना है? बिजनेस में पैसा लगाए या नहीं लगाए, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग विद डील्स विद, ऑब्वियस सा बात है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का तो सवाल ही नहीं उठता, पहला लाइन लिखे थे, कैपिटल बजटिंग इज अ टेक्निक फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग? टाइम वैल्यू यूज करते हैं, ऑब्वियस सा बात है। सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं रिस्क करने के लिए। कैश फ्लो पे तो पूरा कैपिटल बजटिंग टिका हुआ है। आंसर है नेट एसेट मेथड, ऐसा कुछ नहीं करते थे। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। कारण क्या? एक बार हम लोग ने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दिया, लग गया, वापस से डिसीजन रिवर्स नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बजटिंग? इनमें कौन सा चीज कैपिटल बजटिंग में नहीं आता? टैक्स इफेक्ट आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आता है, कैश डिस्काउंट भाई ये मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में था, ये कैपिटल बजटिंग में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन? एक्सपेंशन करना बिल्कुल है, मर्जर करना बिल्कुल है, असेट रिप्लेसमेंट डिसीजन सिलेबस में था, पढ़े थे, इन्वेंट्री लेवल नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो आंसर क्या रहेगा? इन्वेंट्री लेवल। अ साउंड कैपिटल बजटिंग इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट या लास्ट डिविडेंड पेड। याद करो, एनपीवी, पीआई, जितना अच्छा मेथड था सब में कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो कंपेयर करते थे, आंसर होगा कैश फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट इन कॉस्ट इन कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग में कौन सा रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है? संक कॉस्ट नॉट रेलेवेंट, क्योंकि ऑलरेडी पैसा लग चुका है। यहां चाहिए फ्यूचर में कितना कैश लगेगा, नॉट रेलेवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेलेवेंट। एलोकेटेड ओवरहेड, यानी ओवरहेड पहले से लग रहा था, उसको बस बांटे हैं, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगा, तो आंसर क्या रहेगा? ये एंड ये, मतलब बोथ 1 and 3। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। नो भैया नो, ओनली कैश फ्लोज का बात आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कैश फ्लो प्रपोजल? इनमें कौन सा चीज से कैश फ्लो को फर्क नहीं पड़ेगा? कैश फ्लो से फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा चीज है? सैल्वेज वैल्यू में कैश आया। डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे टैक्स बचता है तो मेरा कैश बचेगा। टैक्स रेट में बदलाव आए, कैश में फर्क पड़ेगा। मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, पैसा कहां से लाए? डिबेंचर से लाए, इक्विटी से लाए, इससे कैपिटल बजटिंग को फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर रहेगा ये। कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड, कैश फ्लो इनफ्लोज में क्या आएगा? टैक्स शील्ड ऑफ डेप्रिसिएशन। शील्ड का मतलब सेव करना, डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स बचा, बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग में। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, रेजिंग ऑफ फंड से फर्क नहीं पड़ता, आंसर बोथ 1 and 2। 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू कैपिटल बजटिंग? इनमें कौन सा कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड नहीं है? कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू असेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, करेक्ट। डीआरआर बोलो या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कट ऑफ रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब इंटरचेंजेबली यूज करते थे। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट, करेक्ट। टाइमिंग रेलेवेंट होता है, होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बजटिंग? कैश फ्लो फॉलो करते हैं, इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, पोस्ट टैक्स लगाते हैं, यहां पे अक्रूवल नहीं, यहां पे कैश बेसिस चलता है। डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लो, कारण क्या? इस डेप्रिसिएशन का एकमात्र कारण टैक्स बचाना, रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग? संक कॉस्ट इग्नोर करते हैं, करेक्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सक्लूड करते हैं, नॉट करेक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन कैपिटल बजटिंग? कैश फ्लो भी कैलकुलेटेड इन इंक्रीमेंटल टर्म्स, इंक्रीमेंटल करते हैं रिप्लेसमेंट में। ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट आर मेजर्ड ऑन कैश बेसिस, करेक्ट बात है। ऑल अक्रूड कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इनकॉर्पोरेटेड, गलत, यहां पे ओनली कैश वाला चीज आता है। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, कारण क्या?
कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। प्रॉफिट हम मन चाहे जितना बढ़ाकर दिखा दें, पर अगर कैश ही नहीं आ रहा तो बिजनेस काम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते हैं, संक कॉस्ट नहीं लेते हैं, वर्किंग कैपिटल ये सब लेते हैं। A proposal is not a capital budgeting proposal if it is related to fixed asset. Long term brings short term benefit नहीं, short term से नहीं है ये। कैपिटल बजटिंग में सunk कॉस्ट को क्यों एक्सक्लूड करते हैं? कारण क्या, ये ऑलरेडी लग चुका है। कारण क्या, ये इंक्रीज नहीं होगा, ऑलरेडी लग चुका है। सेविंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉस्ट इज ट्रीटेड इन कैपिटल बजटिंग। देखो ये हम लोग बताए थे, जो कॉस्ट लगने वाला था और सेव हो जाए वो कैश इनफ्लो, जो इनकम आने वाला था और ना वो कैश आउटफ्लो, तो इसको एक इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। डैश इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दो मेथड था जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता था। पहला ARR मेथड, अगला पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में कौन कौन है? 4 टेक्निक था, NPV, PI, डिस्काउंटेड पेबैक एंड IRR। NPV, IRR, PI मतलब ऑल ऑफ द अबव। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? CA माइनस CL। क्या इजी क्वेश्चन है भाई। द बेसिक करंट लाइबिलिटीज आर, करंट लाइबिलिटीज में कौन आता है? अकाउंट्स पेबल, बिल्स पेबल आता है, यस। बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, यस। आउटस्टैंडिंग आता है, यस। तो ऑल ऑफ द अबव। मेरा अगला, देयर आर 2 कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में खाली CA आता है, नेट वर्किंग कैपिटल में CA माइनस CL आता है। चलो डन। अगला 110, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, वर्किंग कैपिटल का एक और नाम होता है नेट करंट एसेट कैपिटल। तो करंट एसेट कैपिटल भी चलेगा। वो नहीं, नेट होता तो चलता, अदरवाइज ऑपरेटिंग साइकिल कर सकते हैं। नेट करंट चल जाता पर खाली करंट नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग साइकिल। 111, डैश वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। जो हम जस्ट कुछ देर पहले बताया था, खाली करंट एसेट है यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस द सेम थिंग एज डैश एसेट। वर्किंग कैपिटल में कौन सा एसेट आने वाला है? करंट एसेट। 113, डैश वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन CA एंड CL, नेट वर्किंग कैपिटल। A dash net working capital will arise when current asset exceed current liability. Current asset current liability से ज्यादा है तो मेरा net working capital पॉजिटिव होगा, कि CA माइनस CL पॉजिटिव होगा। क्या है? इजी क्वेश्चन। A dash net working capital occurs when current liabilities are in excess of current asset, यानी current liability ज्यादा है, CA कम है, तो मेरा नेगेटिव रहेगा। मेरा एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट टू मोर देन 500 रिटेलर। द कंपनीज कलेक्शन पीरियड इज 30 days एंड कीप द इन्वेंटरी फॉर 20 days। ऑपरेटिंग साइकिल में क्या आएगा? RM पीरियड, WIP पीरियड, FG पीरियड प्लस डेटर पीरियड माइनस क्रेडिटर पीरियड। तो 30 और 20 मिलाकर 50 दिन। डैश रेफर्स टू फंड विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पोजेस टू फाइनेंस इट्स डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे में वर्किंग कैपिटल लगता है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स शुड बी, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल शुड बी, ज्यादा किए तो फालतू पैसा ब्लॉक रहेगा, कम किए लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा, तो जस्ट एडिक्वेट। डैश वेरीज इनवर्सली विद प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो आंसर रहेगा लिक्विडिटी। कैपिटल इंटेंसिव फर्म रिलाई ऑन, कैपिटल इंटेंसिव फर्म जबरदस्त कैपिटल है, वो मैक्सिमम रिलाई किस पर करता है? डिवेंचर पे। On the basis of dash, working capital is classified as gross and net. भाई ग्रॉस और नेट को क्लासिफाई करने का एक खाली कंसेप्ट है। अगर CA माइनस CL है तो नेट, खाली CA है तो ग्रॉस, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। 122, डैश साइकिल एनालाइज द अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी एंड अकाउंट्स पेबल, ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल। डैश मेथड इज नॉट यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इनमें कौन सा वर्किंग कैपिटल में यूज नहीं करते? ट्रायल एंड एरर। ऑब्वियस सा बात है, नहीं कभी जीवन में ट्रायल एंड एरर वर्किंग कैपिटल में नहीं लगाते, वो IRR कैलकुलेशन में लगाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डैश, वर्किंग कैपिटल में भी क्लासिफाइड एज परमानेंट या टेम्पररी। ये रहेगा टाइम, जो साल भर पड़ा रहे परमानेंट,
जो पीक सीजन में आए ऑफ सीजन में चला जाए, टेम्पररी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल तो बेसिस ऑफ टाइम। ऑपरेटिंग साइकिल का एक और नाम होता है कैश कन्वर्जन साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का मतलब क्या? तुरंत पैसा फाइनेंस करे, कौन करेगा? खाली क्रेडिटर। कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी टू फिक्स्ड कॉस्ट इतना नहीं, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, नहीं हो पाएगा। अगला 128, मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 2 महीना, कैश दिया हुआ है, एवरेज रिसीवेबल्स दिया हुआ है, सेल्स अमाउंट कितना आएगा? देखो डेटर दिया हुआ है 6.5 लाख, कलेक्शन पीरियड है 2 महीना, तो डेटर कैसे निकालते हैं? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्रेडिट पीरियड जो 2 महीना है। डेटर दिया है 6.5 लाख, तो क्रेडिट सेल कितना आएगा? 6.5 लाख इंटू 12/2 कितना मिलेगा? 39 लाख। और कैश सेल्स जोड़ दो 5 लाख, तो मिल गया टोटल सेल 44 लाख। अब आगे होता है करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.54:1, यानी सी आएगा 2.4 CL, एंड वर्किंग कैपिटल दिया है 25,20,000। अब जैसी सीए में 2.4 CL डालेंगे, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 25,20,000 डिवाइड बाय 1.4, ये आएगा 18 लाख करंट लायबिलिटी। तो जिस ऑप्शन में भी करंट लायबिलिटी 18 लाख है वो ऑप्शन राइट है। मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या चीज को मेजर करता है? ऑपरेटिंग या बिजनेस रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? फाइनेंशियल रिस्क क्या चीज को मेजर करता है? फाइनेंशियल रिस्क। कंबाइंड लेवरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम OL एंड FL बाय देयर। अब DCL कैसे आता है? डॉल इनटू DFL, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं, मल्टीप्लीकेशन। मेरा हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या चीज को इंडिकेट करता है? ज्यादा रिस्क है मतलब ज्यादा डिवेंचर होगा, हाई डेट प्रपोर्शन। ऑपरेटिंग लेवरेज अराइज क्यों करता है? क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट आता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आता है। फाइनेंशियल लेवरेज क्यों आता है? क्योंकि डिवेंचर या इंटरेस्ट आता है, तो डिवेंचर या इंटरेस्ट आता है। डॉल का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। DFL का फॉर्मूला क्या? EBIT बाय EBT। वेरी इजी। विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म? कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है? कॉम्बिनेशन वो बेस्ट है जहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज हाई चलेगा पर फाइनेंशियल लेवरेज कम होना चाहिए। क्योंकि डिवेंचर से ज्यादा पैसा लेकर आ गए तो भाई हमारे कंपनी में रिस्क आ जाएगा, तो आंसर होना चाहिए 3। कंबाइंड लेवरेज कैन बी यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन, फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। यार परसेंटेज वाला याद करो, तो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, तो आंसर क्या बनेगा? ये वाला। फाइनेंशियल लेवरेज इज 0। मेरा फाइनेंशियल लेवरेज इज 0 कब होगा? अगर, अब फॉर्मूला क्या है? EBIT बाय EBT। ये 0 कब होगा? जब EBIT का वैल्यू 0 इंटू EBT 0 हो जाए, EBIT जब 0 हो जाए, EBIT जब 0 हो जाए, आंसर बनेगा ये वाला। बिजनेस रिस्क को कौन मेजर करता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। भाई एक ही क्वेश्चन बार बार। फाइनेंशियल लेवरेज रिलेशनशिप बताता है, याद करना, सेल से EBIT तक का सफर डॉल बताता था, EBIT से EPS तक का सफर DFL बताता था, EBIT से EPS तक। चलो डन। यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जैसे ही प्रेफरेंस शेयर आया है, मेरा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो DFL बढ़ जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल एंड चेंज इन EPS कौन मेजर करता है? DCL, जस्ट अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए। अब आई थिंक FM वाला पोर्शन खत्म, अब DA का कुछ थ्योरी आता है, फटाफट डिस्कस करें। क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल डेटा में भी एक्सप्रेस्ड, देखो नाम है न्यूमेरिकल, यानी नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। डिस्क्रिप्टिव डेटा, अब जो मेरा डिस्क्रिप्टिव डेटा है, ये नाम खुद बता रहे, डिस्क्रिप्टिव डेटा को क्वांटिटी नहीं क्वालिटेटिव तरीका से एक्सप्रेस करते हैं। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्या है? क्वालिटेटिव। अब डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, अब पिक्चर के अंदर में तो ऑब्वियसली ग्राफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिजिटाइजेशन? डिजिटाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि टाइम बच जाए, स्टोरेज स्पेस कम लगे, आराम से हम लोग ट्रांसफर कर पाए। हेल्प्स इन वर्क प्रोसेसिंग, रिक्वायर्ड लेस फिजिकल स्टोरेज, परफेक्ट। आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, सबके अंदर में काम आया।
To make the data turn into user friendly information, it should go one or more the following step. Collection of data करना पड़ेगा, organize करना पड़ेगा, process करना पड़ेगा, any all of the above. Any data expressed as a number is a numerical data. Very easy. Classifying equity into small cap, mid cap and large cap categories are the example of nominal scale. याद करो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल दिए थे. Which of the following is a phase for a process of digitization? Digitization का क्या था? पहले justification जान, फिर assessment कर, plan कर, digitize कर, बाद में control कर, बाद में feedback देख, तो आंसर रहेगा all of the above. तो तुम लोग का डीए पढ़ा हुआ है तो एकदम इजी है सब थ्योरी. डेटा साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज डेटा साइंस रिस्क एनालिसिस में काम आएगा, कस्टमर डेटा कंज्यूमर सब में काम आएगा. आंसर है ऑल ऑफ द अबव. द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि भाई अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए तो मेरे को एग्जैक्ट पता रहेगा किसके अंदर कोई भी रेंज में होने का प्रोबेबिलिटी क्या एग्जैक्ट पता रहेगा. तो एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन विद इन अ सैंपल स्पेस. आंसर ये रहेगा. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज टू. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगता है? जब मेरा दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव केस रहे. बाई दो, बाई माने दो, सीधा याद करो, बाई माने दो. या कैटेगराइज इनटू टू. यहां 3 है तो बाई नहीं लगेगा, लेस देन 2 बाई नहीं लगेगा, 4 में बाई नहीं लगेगा, बाई माने 2. आंसर आएगा ये. मेरा अगला है मेरा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दैट असेस. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि जो पहला सक्सेस होगा उसके होने का प्रोबेबिलिटी क्या. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट सक्सेस. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम वैल्यू. प्रोबेबिलिटी है ना, कभी कुछ भी आ सकता है, तो रैंडम वैल्यू का क्या रहेगा. वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर स्क्वायर्ड एंड एडेड द डैश डिस्ट्रीब्यूशन अकर. देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर करना है, और अगर स्क्वायर करना है जिस ऑप्शन में स्क्वायर आंसर वही रहेगा. आ गया आंसर. तो कुछ कुछ तुम लोगों को कॉमन सेंस से करना पड़ेगा. द प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइजेस डेटा. ऑर्गेनाइज कर रहा है डेटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक इट सिंपलर टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड विजुअलाइज. अब देखो यहां पे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ऑर्गेनाइज वैलिडेट मतलब चेक करना चाहिए कि डेट वाले में डीटी लिखे ना, नेम वाले में कहीं एड्रेस तो लिख दिए, फोन में कहीं ईमेल आईडी नहीं लिख दिए. डेटा एग्रीगेशन माने जोड़ना, ढंग से अरेंज करना क्या होता है डेटा सॉर्टिंग. फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड ग्राफ. कौन सा ग्राफ यूज करते हैं? बार भी करते हैं, पाई भी करते हैं, हिस्टोग्राम भी. आंसर ऑल. डेटा विजुअलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फटाफट डिसीजन लेना, बेटर डेटा प्रेजेंट करना, ढंग से उसको विजुअलाइज करना. डेटा एनालिसिस, फास्ट डिसीजन. आंसर ऑल. Following are the scope for DPA, data processing architecture, defining significant meaning, obtaining the proper data. ढंग से करो all of the above. मैप के अंदर में जनरल लोग क्या यूज करते हैं? पिन कोड, कौन सा कंट्री है, कौन सा स्टेट है, कौन सा सिटी है, वो सब. पिन कोड, कंट्री, स्टेट. आंसर रहेगा all of the above. A scatter plot displays several unique data point on a single graph. याद करो स्कैटर प्लॉट हम लोग ऐसा ग्राफ बनाते हैं जहां पे बहुत सारा ऐसा पॉइंट रहता था, तो सिंगल ग्राफ में इसको प्रेजेंट करते थे. A dash chart depict task that must be accomplished before others may begin. याद करना है, ऐसे चार्ट का नाम होता था गैंट चार्ट, जो तुम लोग OMSM के अंदर में पर्ट CPM करता है कि एक खत्म होने का दूसरा शुरू करेंगे. गैंट चार्ट. Dash is a set of skills that aim to identify, find, modify, format and present. अब जैसे ही इतना कुछ आ गया तो याद करो ये सब कुछ नहीं पढ़े थे, खाली DPA था, डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर, बाकी कुछ होता ही नहीं था टर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म. डेटा डिस्कवर करना है. जो डेटा डिस्कवर करना है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई या टैबले नहीं था. ये डेटा प्रेजेंट करने का टेक्निक था, डिस्कवर करना है क्यूलिक व्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डेटा एनालिटिक्स. सीधा देखो ना, जिस क्वेश्चन में ना ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन रहता है उसमें हाई चांस है वो होने का. बस तुमको 2 ऑप्शन आना चाहिए. बेटर डिसीजन ऑब्वियसली करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है ऑब्वियसली करना है. ऑल. विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज या आर टेक्निक ऑफ डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग में याद करो एसोसिएशन होता था, न्यूट्रल होता था, तो आंसर क्या रहेगा? ऑल. एक्सएमएल का फुल फॉर्म, हमारे एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता था? एक्सटेंसिबल
मार्कअप लैंग्वेज, XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहां पर है? ये रहा। XBRL, ये दो फुल फॉर्म याद रखना भाई। XBRL का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? याद करो, प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड क्लाउड होता था। On the basis of type of signal or feedback provided to learning system, which of the following is not a type of machine learning? मशीन लर्निंग के अंदर में सुपरवाइज वहां पे सुपरवाइज था, सेमी सुपरवाइज था, अनसुपरवाइज था, रोबोटिक बोल के कुछ नहीं होता था। और लास्ट में बिजनेस इंटेलिजेंस हैज एक्सपैंडेड टू इनकॉर्पोरेट मोर प्रोसीजर टू एनहांस परफॉर्मेंस। इसमें क्या करना है? डेटा माइनिंग, रिपोर्टिंग, क्वेरिंग। आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सो ये हम लोगों ने 1 आवर में 174 एमसीक्यूज किया। ये जरूर करके जाना है, एग्जाम के अंदर में हो सकता है 174 में तुम लोगों को 5-6 देखने को पक्का मिल जाए। चलो डन, थैंक यू सो मच।